हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सीटेट साइंस के सिलेबस के अंतर्गत भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम भौतिक परिवर्तन पदार्थ के आकार, आमाप यानी साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, इसमें देखो कठोरता, दृढ़ता है, बहाव, घनत्व, द्रव्यमान और कवतना बीज के अंतर्गत आते हैं भौतिक गुणों के अंतर्गत। और वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन से सामान्यतः उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। ठीक है, यानी कि इसको वापस प्राप्त किया जा सकता है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। ठीक है ना, जैसे भौतिक परिवर्तन में अभिकारक उत्पाद दो अभिक्रिया भाग लेते हैं, अभिकारक से उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, उत्पाद से वापस अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं, ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। जैसे देखो कागज के टुकड़े को काटना यानी कि साइज में परिवर्तन हुआ। ठीक है ना, और जैसे बर्फ़ का पिघलना यानी या पानी का जमना, इसमें आकार में परिवर्तन हुआ। जैसे बर्फ़ का पिघलना है तो जैसे बर्फ़ ठोस अवस्था में है तो पिघलना द्रव अवस्था में आ जाता है। जैसे पानी का जमना, ये पानी द्रव अवस्था में है तो जमता है तो उसका आकार में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वह पानी ठोस अवस्था में आ जाता है। चौक के पाउडर से चौक बनना, ठीक है, यानी कि उसके साइज में परिवर्तन हुआ है। और आरी के ब्लेड को गर्म करना यानी कि गर्म करने से उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, पेड़ को काटना, दूध को गर्म करना, मोमबत्ती पिघलना, ये सभी है वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जबकि मोमबत्ती का जलना है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, जबकि पिघलना जो वापस हमको मोम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, वो कहलाता है क्रिस्टलीकरण। यानी कि किसी पदार्थ के शुद्ध विलयन से, यानी कि वो पदार्थ है शुद्ध, उसके विलयन से मतलब शुद्ध क्रिस्टल से उसके विलयन प्राप्त करना वो कहलाता है क्रिस्टलीकरण। जैसे देखो समुद्रीय जल से वाष्प द्वारा प्राप्त किया जा गया नमक है वो सादा नमक, जब समुद्र जल है ना उसके वाष्प द्वारा हम सादा नमक प्राप्त करते हैं, वो शुद्ध नहीं होता है, लेकिन उसको हम क्रिस्टलीकरण द्वारा शुद्ध कर सकते हैं तथा उनके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं, इसलिए क्रिस्टलीकरण का उपयोग करके उसको हम शुद्ध कर सकते हैं, यानी कि समुद्री जल में जो नमक प्राप्त होना उसको। तो ये है भौतिक परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है और वापस हम उसको मतलब अभिकारक उसको प्राप्त कर सकते हैं। देखो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन अंतर्गत नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना उसको रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे भोजन का पाचन, फलों का पकना है, अंगूर का किण्वन होना है, प्लास्टिक और अपमार्जक डिटर्जेंट होता है उसको अपमार्जक कहते हैं। ठीक, एक औषधियाँ होती है, ऊष्मा, प्रकाश या किसी विकिरण का निकलना या अवशोषित होना, ये कहलाता है। जैसे भाई प्लास्टिक बनाते हैं तो प्लास्टिक को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बना सकते हैं। अपमार्जक पाउडर साबुन का निर्माण करते हैं तो उसके में रासायनिक परिवर्तन की अभिक्रिया द्वारा ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। औषधियाँ रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया द्वारा बनती है। और ऊष्मा का जो प्रकाश का अवशोषण होता है उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोगी होता है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखो कि ध्वनि का उत्पन्न होना। ठीक है, तो जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। वापस हम ध्वनि को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए वह होता है रासायनिक परिवर्तन। गंध में परिवर्तन या नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना, किसी पदार्थ का जलना, जैसे मेरी से फीता जलता है तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है। पटाखे जलना, इसके साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न करता है पटाखे, प्रकाश उत्पन्न करते हैं और ध्वनि और विभिन्न गैस भी उत्सर्जन होती है जब पटाखों को जलते हैं। ठीक है, भोजन सामग्री का सड़ना, ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, यानी ओजोन है वो पराबैंगनी किरणें है ना जो सूर्य से आती है उसको अवशोषित कर लेती है, वे भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है। सेब काटने पर कुछ समय बाद उसका रंग भूरे रंग में हो जाता है। ठीक है, कटे हुए सेब का। प्रकाश संश्लेषण होना एक रासायनिक परिवर्तन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लोह में जंग लगना और मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है। ठीक है, कैसे, जब मोमबत्ती जलती है तो जलना तो एक रासायनिक परिवर्तन है, जब मोमबत्ती जलती है तो जो मोम नीचे गिरता है ना उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं, वो होता है भौतिक परिवर्तन। लवण युक्त जल है वो जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प दोनों आवश्यक है। ऑक्सीजन जैसे वायु और जलवाष्प में वायु में जलवाष्प बूंदे वो दोनों ही आवश्यक है जंग लगने के लिए। यदि वायु में नमी आर्द्रता अधिक है तो जंग जल्दी लगाएगी। जैसे सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा ओस गिरती है तो बाहर कोई वस्तु पड़ी रहती है तो उस पर ओस जम जाता है, जैसे धीरे धीरे वो कुछ दिन बाद में वो उस पर जंग लग जाता है। जैसे देखो समुद्री तटियों के आसपास जो क्षेत्र है ना वहाँ पर जंग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, क्यों, वहाँ पर वायु में हमेशा नमी ही रहती है समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में, इसलिए वहाँ पर जंग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। लोहे को जंग से बचाने का उपाय देखो, लोहे पर पेंट करके या उसको गीज लगा करके लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। लोहे पर क्रोमियम अथवा जस्त इनकी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है ना, वो उसको जंग से बचाने के लिए।
इसी के अंतर्गत देखो भाई यशद लेपन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना वो कहलाता है यशद लेपन। इस यशद लेपन को कहते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इस यशद लेपन को कहते हैं, जैसे लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं उसको कहते हैं हम गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन। जैसे देखो घरों में आने वाली पानी के पाइप यशद लेपित होते हैं, इसलिए उन पर जंग लगने की संभावना बिल्कुल ही कम होती है या नहीं होती है। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिला करके बनाया जाना चाहिए। ठीक है ना, ताकि जंग नहीं लगे। जो कि स्टेनलेस स्टील से लोहे है ना उसको कार्बन है, क्रोमियम है, निकल और मैग्नीज जैसी धातुओं से मिलकर बनाना चाहिए, ताकि जिसको लोगों को जंग से बचाया जा सके या लोहे पर जंग लगने की संभावना बिल्कुल कम हो सके। मैग्नीशियम फीते के जलने की अभिक्रिया में श्वेत भस्म में जो सेंस पाउडर बनता है वो प्राप्त होता है, वे भी एक रासायनिक प्रक्रिया। जैसे देखो Mg है, O2 के साथ क्रिया करता है तो MgON की मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि एक प्रकार का श्वेत भस्म है या श्वेत पाउडर है। ठीक है, मैग्नीशियम को जल के साथ वापस अभिक्रिया कराने पर, यानी कि MgO को वापस जल के साथ क्रिया कराने पर ये MgOH बनता है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो एक प्रकार का क्षार है। लोहे के साथ कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया, यानी कि लोहा है फेरम और कॉपर सल्फेट ये नीलत होता है, इसको कहते हैं। ठीक है, ApSO4 और प्लस Cu ये बुरा निक्षय प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये किसकी लोहे के साथ कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई लोहे के साथ कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, तो फेरस सल्फेट विलयन प्राप्त होता है, जो एक हरे रंग का होता है। सिरका यानी एसिटिक अम्ल की खाने के सोडे के साथ अभिक्रिया होने पर बुदबुदाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है और इस ध्वनि के साथ एक गैस CO2 गैस निकलती है, यानी ये अभिक्रिया आपके लिए मोस्ट है। यानी कि आपको ये पूछ लिया जाता है कि भाई सिरका या एसिटिक अम्ल है उसकी खाने के सोडा के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस उत्पन्न होती है। जैसे देखो ये है सिरका यानी CH3COOH और ये है खाने का सोडा NaCO3, इसके साथ इसकी क्रिया करने पर CH3COOH तो अलग हो जाता है और CO2 ये गैस बनती है, जो कि बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस उत्पन्न होती है और साथ में जल बनता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की चूने के पानी के साथ क्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधी हो जाता है। चूने के पानी का दूधी हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है, यानी कि आपको पूछ लिया जाता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण क्या है, तो वो मानक परीक्षण है मतलब CO2 की क्रिया चूने के पानी के साथ कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, जो कि एक संगमरमर पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो जिससे उसका पानी दूधिया हो जाता है और दूधिया पानी हो जाने से ये कैल्शियम हो जाने से कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण कहलाता है। ठीक है, जिस तरह CO2 है इसकी क्रिया है वो CaOH के साथ कराने पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो एक कठोर रूप होता है और उसके साथ में जल निमित होता है। उष्मा के टॉपिक के बारे में जाने करेंगे। ठीक है, तो वस्तु का गर्म या ठंडा होना उष्मा कहलाता है। कोई वस्तु गर्म अथवा ठंडी है ये माप उसके ताप से की जाती है, यानी कि वस्तु गर्म है या ठंडी है उसका माप उसको ताप को देकर क्या पता लगाया जा सकता है। ताप मापने के लिए ताप माप यानी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ऐसे भी आगे वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके सब्सक्राइब करने के बाद में। ताप मापन यानी कि डॉक्टर थर्मामीटर है, ये शरीर का ताप मापने में उपयोग की जाती है डॉक्टर थर्मामीटर। इसके एक सिरे पर बल्ब लगा होता है, बल्ब में पारा होता है, यानी कि डॉक्टर थर्मामीटर है ना उसमें पारा भरा होता है। बल्ब को जीभ के नीचे रखकर ताप मापा जाता है, यानी कि जो थर्मामीटर वो है नहीं डॉक्टर वाली उसको जीभ के नीचे रख करके ताप मापा जाता है। दो बड़े चिन्हों के नीचे 5 लाइनें होती है जिसमें 1 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि इसमें प्रत्येक चिन्ह के बीच इतना डिग्री अंतर होता है, यानी 1 डिग्री अंतर का अंतर होता है। डॉक्टर थर्मामीटर को सेल्सियस में मापा जाता है, जिसका परिसर या माप 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, यानी कि आपको पूछ लिया जाता है कि भाई डॉक्टर थर्मामीटर है उसका परिसर कितना होता है, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। और दूसरा फ़ारेनहाइट में भी ताप मापा जाता है। ठीक है, और परिसर इसका होता है 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी आपको ये दो याद रखना है भाई। डॉक्टर थर्मामीटर है उसमें पारा बढ़ जाता है और इसमें एक तो सेल्सियस में माप होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में माप होती है 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच माप होता है। मानव शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में ताप होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सावधानियाँ, प्रतिरोधी घोल से धोना चाहिए, यानी इसको एंटीसेप्टिक, यानी कि जो मतलब डॉक्टर थर्मामीटर है उसको प्रतिरोधी घोल से धोना चाहिए। उपयोग करने से
पहले 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तल पर होना चाहिए। जो पारा है ना वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नीचे तल पर होना चाहिए। पढ़ते समय पारे का तल हमें दृष्टि रेखा के सामने, एकदम आँख के सामने सामने होना चाहिए, तभी उसको सही पढ़ा जा सकता। इसका उपयोग के समय बल्ब को पकड़ना नहीं चाहिए। इसका उपयोग केवल शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है, डॉक्टर थर्मामीटर का। इसे धूप या आग के पास नहीं रखना चाहिए। और डॉक्टर थर्मामीटर में विभंग किंक लगा होता है, पारे के तल को अपने आप नीचे जाने से रोकता है। वो विभंग या किंक लगा होता है जो पारे को अपने आप जो नीचे जाता है ना उसको जाने से रोकता है। प्रयोगशाला तापमापी यानी इसका परिचय होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, जबकि डॉक्टर थर्मामीटर का सेंटीग्रेड में होता है 35 से 42 डिग्री और फ़ारेनहाइट में होता है 54 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। जबकि प्रयोगशाला तापमापी का परिचय होता है -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रयोगशाला तापमापी का पाठ्यांक तब नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है, यानी कि जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु का पाठ्यांक माप देना उसके अंदर रखा है ना, तब उसका पाठ्यांक ज्ञात करना चाहिए। सावधानी इसके अंदर क्या रखनी चाहिए, तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। तापमापी का बल्ब मापे जाने वाले पदार्थ से चारों ओर घिरा होना चाहिए। जो बल्ब है ना वो तापमापी के अंदर वो चारों ओर पदार्थ से घिरा होना चाहिए, उसके बाद ही पाठ्यांक मापना चाहिए। बल्ब बर्तन की दीवार से छूना नहीं चाहिए। आजकल डिजिटल थर्मामीटर यानी कि अंकीय तापमापी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जिसमें पारा नहीं होता है और पारे वाली तापमापी जब टूट जाती है तो उसका निपटान कठिन हो जाता है। जब हम उस पारा वाले तापमापी का प्रयोग करते हैं, जब ये टूट जाती है तो उसको वापस लाने में काफ़ी समय लग जाता है, तब वो प्रयोग करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए डिजिटल तापमापी प्रयोग किया जाता है जिसमें कोई पारा नहीं होता है। और मौसम की जानकारी के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अब ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है, ठीक है। जो वस्तु गर्म होती है ना वो गर्म से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा जाती है। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 प्रक्रम से होता है, चालन, सेवन और विकिरण। चालन, जब ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे चालन कहते हैं। ठोसों में प्राय ऊष्मा का स्थानांतरण इसी प्रक्रम द्वारा होता है। किसी प्रक्रम से, चालन द्वारा। जी ठोस वस्तु होती है ना उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण है वो चालन प्रक्रम द्वारा होता है, जैसे लोहे की रोड या छड़ है। जिस पदार्थ से ऊष्मा आसानी से गुजरती है वे पदार्थ का ऊष्मा का चालक कहलाता है। जैसे देखो एल्यूमिनियम है, आयरन या लोहा है या कॉपर है, इससे ऊष्मा आसानी से गुजर सकती है। जिस पदार्थ से ऊष्मा आसानी से नहीं गुजरती है वे पदार्थ ऊष्मा का कुचालक कहलाता है। जैसे देखो प्लास्टिक है, लकड़ी है। कुचालक को ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। वायु तथा जल ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी सुचालक नहीं होते। सुचालक मतलब होता है जिसमें ऊष्मा होकर गुजरती है, और कुचालक मतलब होता है कि भाई जिसमें से ऊष्मा होकर नहीं गुजरती है। जल में ऊष्मा का स्थानांतरण, जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास वाला जल वो जल्दी गर्म हो जाता है और ये गर्म होकर के ऊपर उड़ जाता है, और जो ऊपर ठंडा जल है वापस नीचे तली के पास आ जाता है। और ये प्रक्रिया वो बार बार चलती रहती है और इस प्रकार से पूरा जल गर्म हो जाता है। देखो कि जब भी जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास वाला जल तो गर्म हो जाता है और तब गर्म जल ऊपर उड़ता है और ठंडा जल उसका स्थान ले लेता है, ठंडे वाले जल का, ठीक है। फिर वे गर्म हो जाता है और ऊपर उड़ जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूरा जल गर्म नहीं हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की ये विधि कहलाती है सेवन, यानी कि द्रव के अंदर सेवन विधि द्वारा ऊष्मा का चालन होता है, ठीक है। ये देखो जल में ऊष्मा का सेवन किस प्रकार से होता है उसका ये डायग्राम है, ठीक है ना। इसमें देखो ये गर्म जल तो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और ठंडा जल इसका वापस स्थान ले रहा है। इस प्रकार से पूर्ण जल वो गर्म हो जाता है। विकिरण, ऊष्मा स्थानांतरण जब बिना किसी माध्यम से होता है तो उसे विकिरण कहते हैं, ठीक है। नोट देखो, चालन तथा सेवन में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विकिरण में आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण के उदाहरण देखो, तापक हीटर से ऊष्मा स्थानांतरण, जब वो हीटर गर्म होता है या मतलब चलता है तो उसमें ऊष्मा के स्थान से पूरा कमरा गर्म हो जाता है धीरे धीरे। ज्वाला के ऊपर से किसी बर्तन को दूर रखने पर वे धीरे धीरे प्रवेश में ऊष्मा का स्थानांतरण कर देता है। जब कोई बर्तन में जल गर्म करते हैं तो उसको ज्वाला से हटा कर दूर रख देते तो ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, यानी कि वह ऊष्मा का त्याग कर देता है। हमारा शरीर भी विकिरण का द्वारा ऊष्मा देता है, वो ऊष्मा ग्रहण करता है। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर के ऊपर उड़ती है और इस प्रकार ये वायु भी गर्म हो जाती है। ये प्रक्रिया बारंबार चलती रहती है, यानी कि जो ऊष्मा स्रोत के पास जो वायु होती है वो गर्म होती है, जो दूर वायु होती है ठंडी होती है। जो दूर वाली ठंडी वायु वो गर्म वायु को स्थान ले लेता है और गर्म वायु को दूर चली जाती है। इस प्रकार ये वायु को गर्म होने की प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखो समुद्री समीर किसे कहते हैं। दिन के समय स्थल या धरती तल
जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, यानी कि दिन के समय में धरती वो गर्म हो जाती है। इस स्थल के ऊपरी भी वायु भी गर्म होकर के ऊपर उड़ती है तथा उसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी वायु वो स्थल की ओर बहती है, यानी कि पृथ्वी की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए इस स्थल की वायु है वो समुद्र की ओर बहती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। थल समीर, समुद्र समीर का विपरीत अर्थ। रात्रि में समुद्र का जल है वो इस स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए इस स्थल की ओर से ठंडी वायु है वो समुद्र की ओर बहती है, इसे हम कहते हैं थल समीर। ये देखो समुद्र समीर का डायग्राम और यहाँ इधर है थल समीर का डायग्राम, जो आपको ऊपर मतलब परिभाषा के अंदर बता दिया गया है किस प्रकार से मतलब समुद्र से हवा बहती है, गर्म वायु बहती है और थल से गर्म ठंडी वायु बहती है रात के समय और दिन के समय में। सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े, देखो गहरे रंग के कपड़े या पृष्ठ है वो अपेक्षाकृत अधिक उष्मा का अवशोषित करते हैं। जो गहरे रंग के कपड़े या काले रंग के कपड़े हैं वो मतलब उष्मा को ज़्यादा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। ऊन उष्मीरोधी है, यानी उष्मा का रोधी है। ऊन के रेशों के बीच वायु फंसी रहती है, ठीक है ना। ये वायु धीरे धीरे हमारे शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकती है, अतः ऊन हमें उष्मा का अनुभव कराती है, यानी कि जो ऊन है वो हमें गर्मी महसूस कराती है, क्योंकि जिसमें हमारी वो शरीर की उष्मा वो बाहर नहीं जा पाती है और हमें ठंड नहीं लगती है। दो कमलों के बीच वायु की परत विद्यमान होती है जिससे हमें सर्दी कम लगती है। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े, देखो हल्के रंग के कपड़े उष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में उष्मा होती है ना जो बाहर आती है गर्मियों के मौसम में, वापस उसको उष्मा को भेज देते हैं जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं, जिससे हमें गर्मी नहीं लगती है। तो इस प्रकार हमने भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया, उष्मा के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। तो उष्मा जैसे भाई गर्म वस्तु किस प्रकार से होती है, उष्मा स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, और तापमापी जिसमें डॉट तापमापी है, अंकीय तापमापी है, इस प्रकार से। तो यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।